हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम देख रहे हैं हमारा एंटीवायरल ड्रग और आज इसी एंटीवायरल सीरीज के आखिरी पार्ट में हम बात करने वाले हैं ऐसे ड्रग की जो कि इंटीग्रेस इनहिबिटर का काम करते हैं। ऐसे ड्रग जो कि इंटीग्रेस नाम के एंजाइम को इनहिबिट करेंगे और इनको इनहिबिट करके अपना काम करेंगे एंटीवायरल के रूप में। तो सबसे पहले तो हमको यह जान लेना चाहिए कि हमने एंटीवायरल ड्रग को कितने तरीके से क्लासिफाई किया है और उस क्लासिफिकेशन में जो दो मेन है वो है आपका अकॉर्डिंग टू रेट्रोवायरस ड्रग और दूसरा है अकॉर्डिंग टू नॉन रेट्रोवायरस ड्रग। तो प्लीज एक बार इस स्लाइड पे नजर लगाएं ताकि आप समझ सकें कि एंटीवायरल ड्रग को कितने तरीके से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि क्लासिफिकेशन के अंदर नॉन रेट्रोवायरस और रेट्रोवायरस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी रेट्रोवायरस के अंदर आज का ड्रग है इंटीग्रेस इनहिबिटर। सबसे पहले हमको यह भी जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेस, उसका काम क्या है, उनके नाम के अकॉर्डिंगली। इंटीग्रेस बना हुआ है इंटीग्रेशन शब्द से। इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, कंबाइन करना। तो इसी को अगर हम समझना चाहें अपने लैंग्वेज में, फार्मेसी और बायोलॉजी की लैंग्वेज में, सो इंटीग्रेस में लास्ट लगा हुआ है ASE, दैट इज एज, और ये लगा हुआ होना इस बात को दिखाता है कि ये कोई ना कोई एंजाइम है। सो इंटीग्रेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके वायरल के प्रोवायरल डीएनए इसको होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेस करते हैं, कंबाइन करते हैं ताकि होस्ट का डीएनए इनको आगे जाकर के इनके रेप्लिकेशन में मदद कर सके। इसीलिए इंटीग्रेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिकाएं हैं। और ये जो इंटीग्रेस है वो आपने देखा कि आपके कुछ बेसिक पॉलीपेप्टाइड से भी बनते हैं, आपके जो प्रोटीएज है वो भी कहीं आगे जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इनके बनने के प्रोसेस के लिए। तो ये जो इंटीग्रेज है उसको हमको इनहिबिट करना है। उसके इनहिबिट करने से क्या होगा, आपका जो प्रोवायरल डीएनए है वह आपके होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच नहीं हो पाएगा और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इनके काम करने के तरीके के अकॉर्डिंगली। मैं आपको आज के वीडियो में दो चीजें नई दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले स्टेप्स पे जाते हैं कि कैसे हमारे जो इंटीग्रेस इनहिबिटर है वो अपना एंटीवायरल ड्रग का काम करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप कहता है कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का जो एक कंडीशंस है वो इंटीग्रेस एंजाइम एंटर करता है होस्ट के सेल में अलोंग विद जीनोमिक आरएनए। जब कभी भी हम बात करते हैं इसी रेट्रोवायरस का तो आप जानते हैं कि रेट्रोवायरस का जो जेनोमिक मटेरियल है, उनका जो जीनोम है वो केवल आरएनए है, क्योंकि आरएनए इनके में इनका जीनोमिक मटेरियल है और ये बाकी वायरस की तरह से या बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी तरह से रेप्लिकेशन नहीं करते। ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, यानी कि ये डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाते, ये अपने जीनोमिक मटेरियल आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के फलस्वरूप, जिसमें हमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, ये आरएनए से डीएनए बनाएंगे और ये जो डीएनए बनेगा इसे ही हम कहते हैं प्रोवायरल डीएनए। इस प्रोवायरल डीएनए को वो आगे जाकर के अटैच करवाते हैं होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए से और इसके अटैच करवाने में जिस एंजाइम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है वही एंजाइम है हमारा इंटीग्रेस। एक बार जब इंटीग्रेस की मदद से आपके वायरल के जो प्रोवायरल डीएनए है वो आपके होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए से अटैच हो जाते हैं तो इनका फिर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाता है और कंप्लीटली वायरस मैच्योर होने के बाद अगला जो प्रोसेस है रिलीज का, उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंगली इस तरह से रेप्लिकेट और रिलीज होता रहता है। सो हमको कहीं भी किसी भी तरीके से अफेक्ट करना है आपके वायरस के रेप्लिकेशन को तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। आज के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली इसी इंटीग्रेशन कराने वाले एंजाइम को हमको इनहिबिट करना है। तो ये जो इंटीग्रेस एंजाइम है वो होस्ट सेल में पाया जाएगा और उस होस्ट सेल में कब आएगा, कैसे आएगा, जो प्रोवायरल बना हुआ है जीनोम, आपका प्रोवायरल जो डीएनए बना है उसके साथ साथ होस्ट के अंदर वो आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, अगर वो अंदर आते हैं तो आफ्टर द HIV प्रोवायरल डीएनए इज ट्रांसक्रिप्टेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जब स्टार्टिंग में आपका वायरस अंदर आ रहा था तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, उसके पास है जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए। जैसे ही ये आरएनए अंदर आ जाता है और उसके बाद इसका प्रोवायरल डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से उस आरएनए से डीएनए बना, दैट इज प्रोवायरल डीएनए। ये पॉइंट भी आप समझते चलेंगे। तो इसके बाद इस प्रोवायरल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। किसके साइटोप्लाज्म में, उस होस्ट के साइटोप्लाज्म में होगा और इसके कारण से दिस
एंजाइम ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस अलोंग विद द प्रोवायरल डीएनए। अब उसके बाद जब ये आपके होस्ट के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा तो फिर धीरे से साइटोप्लाज्म के थ्रू होता हुआ आपके होस्ट के न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा और उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ ये अटैच हो जाएगा, इंटीग्रेशन इनका हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेस एंजाइम। आप समझ रहे हैं? अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत है तो थोड़ी ही देर बाद में आपको इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दो एनिमेशन होंगे इस वीडियो में, एक थोड़ी देर बाद आप देखेंगे और एक वीडियो के लास्ट में भी देखेंगे। तो अगर आप दोनों को देखते हैं तो यकीन मानिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इसके ही साथ साथ पूरे एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन के लेकर के और मैकेनिज्म को लेकर के भी। सो अगला पॉइंट, दिस निक्स का मतलब होता है स्मॉल कट लगाना। दिस निक्स इनटू द होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए, उस होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में पहुंचने के बाद, न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद उसमें छोटा सा कट लगाएगा और उसी कट में इंटीग्रेट हो जाएगा आपका ये जो प्रोवायरल डीएनए था और उसके बाद इसको वापस से रीसील कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसको समझते हैं बड़े सिंपल से लॉजिक और एक लाइव एग्जांपल से। इसको कट करके जोड़ने का क्या मतलब हुआ? अगर ये जो आपका प्रोवायरल डीएनए है वो आपके होस्ट के न्यूक्लियस में पहुंचता है और इंटीग्रेज मदद की एंजाइम से आपके होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में हल्का सा छोटा सा निक्स यानी कि कट लगाता है, इसके कट लगाने के बाद वो खुद उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और उस कट को वापस से सील कर देगा। इसको समझाने के लिए हम बेसिक लाइफ में एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हालांकि पूरी तरह से मैच तो नहीं करेगा लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यह काफी कुछ मदद करेगा। मान लेता हूं कि ये एक कोई पर्टिकुलर ए नाम का प्लांट है और ये जो दूसरा आप हिस्सा मेरे हाथ में देख रहे हैं वो किसी बी प्लांट का एक हिस्सा है। अलग अलग है दोनों, ये होस्ट का क्रोमोसोमल डीएनए है और ये आपका जो प्रोवायरल डीएनए बना हुआ है वो ये है। तो ये जो प्रोवायरल डीएनए है वो आपके बाहर से होस्ट के साइटोप्लाज्म में आता है। इस इंटीग्रेस एंजाइम की मदद से उनको हम कट करते हैं, तो इस तरीके से एक स्मॉल पार्ट में ये कट हुआ और इसके साथ अगला जो हिस्सा होता है वो के साथ अटैच हो जाता है, इंटीग्रेट। तो ये आपका होस्ट का क्रोमोसोमल डीएनए, ये आपका वायरल का प्रोवायरल डीएनए, ये दोनों जब आते हैं तो दोनों में कट लगे हुए हैं, इसकी कारण से बकायदा इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है और बाद में सील हो जाते हैं। इसके कारण से जो होस्ट का क्रोमोसोमल डीएनए है इसके साथ साथ इसका भी आपके प्रोवायरल जो डीएनए बना हुआ है वायरस का वो भी रेप्लिकेट करते रहते हैं और इनकी संख्या बढ़ती जाती है क्योंकि अब दोनों इसमें इंटीग्रेट हो गए हैं। लेकिन अगर मैं इनके इंटीग्रेशन को, इनके ज्वाइंट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है इंटीग्रेस, इसको ही हटा दूं तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे, यहां से मूव करके इंटीग्रेशन इनका नहीं हो पाएगा और इंटीग्रेशन नहीं हो पाने की वजह से अब ये जो आरएल का प्रो डीएनए था, प्रोवायरल डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपके होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच ही नहीं होगा। कहानी यहीं पे रुक जाती है। एक एनिमेशन भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो इसके साथ हम क्या देखते हैं, अगला पॉइंट, thus the प्रोवायरल डीएनए becomes a part of क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ होस्ट। इसके कारण से जैसा मैंने कहा कि ये जो प्रोवायरल डीएनए है वो आपके होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए का एक पार्ट बन जाता है, उसी का एक हिस्सा बन जाता है। जैसा आपने बडिंग या कलम लगाने के केस में देखा होगा, लाल गुलाब में पीला या किसी और कलर को आप मैच कर देते हैं, कई सालों बाद देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल था या कैसा है। सो अगला पॉइंट, द सेल गेट परमानेंटली इन्फेक्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने पहले के पार्ट में समझा भी है इसको ऑलरेडी। अगर ये क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के तो ये पूरी तरह से उस पर अटैच हो जाएगा और इसको अपन ठीक नहीं कर सकते, इसको कम या कंट्रोल करने की कोशिश बस कर सकते हैं। तो ये जो सेल होगा आपका वो परमानेंटली इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए अभी तक एचआईवी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, केवल हम इम्यूनो को सप्रेस्ड होने से बचाने के लिए अलग तरह के कॉम्बिनेशन ड्रग को यूज करते हैं या इनकी कंडीशंस को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए ड्रग को यूज करते हैं। आज का जो हमारा ड्रग है इंटीग्रेस इनहिबिटर अफेक्ट दिस प्रोसेस ऑफ वायरस। इंटीग्रेस इनहिबिटर इसी पूरे कहानी के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और इसी को अफेक्ट करने की वजह से वो अपना एंटीवायरल इफेक्ट शो करते हैं। तो ये तो कहानी हुई। अब इसको एक बार आप सामने सामने देखें, वर्ड के फॉर्म में सुना है, अब इसको एक बार होते हुए देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक बार देखिए इस एनिमेशन को, फिर हम वापस आएंगे आपके इसी व्हाइट बोर्ड सेक्शन में।
अभी आपने देखा एनिमेशन ऑफ दिस प्रोसेस, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेकर के इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इस कैटेगरी का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वह है राल्टेग्राविर। ये जो ड्रग है इट इज द फर्स्ट इंटीग्रेस इनहिबिटर। अगर हम बात करें इनके यूटिलाइजेशन की, इनके एक्सेप्टेंस की, सो इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटीग्रेस इनहिबिटर अवेलेबल टू ट्रीट द HIV इंफेक्शन। यह पूरी तरह से ठीक तो नहीं करता, लेकिन उनके बढ़ने की कंडीशंस को अपन मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इट प्रिवेंट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोवायरल DNA इनटू द होस्ट क्रोमोसोमल DNA, यानी कि ये आपके वायरल के प्रो DNA को या इसको प्रोवायरल DNA को आपके होस्ट क्रोमोसोमल DNA में इस तरह से इंटीग्रेट होने के कंडीशंस को रोक करके अपना काम करता है। उसके बाद देखिए, दस इंटरप्ट द वायरस साइकिल। इसके रोक जाने के कारण से वायरस का जो साइकिल है, जिसको आपने कई बार अलग अलग पार्ट में हमने देखा हुआ है, कैसे वो एड्सॉर्प्शन से आपका पेनिट्रेशन से फिर अनकोटिंग से अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस से लेट प्रोटीन सिंथेसिस, देन उसका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, देन असेंबली, देन मैच्योरेशन, देन रिलीज, ये जो पूरा प्रोसेस है उनमें से पूरा प्रोसेस इसके आगे का जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, उनको इम्बैलेंस कर देगा। सो इसी वायरस साइकिल के इंटरप्ट करने की वजह से ये यूजफुल होता है दोनों तरह के HIV के इंफेक्शन को मेंटेन करने के लिए, HIV-1 के केस में भी और HIV-2 के केस में भी। आगे बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है ये, नो क्रॉस टॉलरेंस विद अदर रेट्रोवायरस ड्रग। जो अदर तरह के रेट्रोवायरस ड्रग होते हैं उनके साथ ही क्रॉस टॉलरेंस कॉज नहीं करता, यानी कि ये एक अच्छा है, इनकी कंपैटिबिलिटी दूसरे ड्रग के साथ भी यूजफुल हो सकती है। आगे बात करें, दे क्लियर द HIV RNA। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने पहले के पॉइंट्स देखे होंगे, हमारी बॉडी में जिसको भी HIV का इंफेक्शन होता है उसके ब्लड में HIV RNA का प्रेजेंस तो होगा ही, तो इसके उस ब्लड में सर्कुलेशन से इसके HIV RNA के प्रेजेंस को ये धीरे धीरे क्लियर करते हुए चलते हैं। ये डेमोस्ट्रेट किया जा चुका है सक्सेसफुली काफी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद। अगला पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट है, इनका इंटरेक्शन समझ सकते हैं। एंटासिड, चाहे वो नॉर्मल एंटासिड हो या ऐसे एंटासिड जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या कोई और ऐसा प्रिपरेशन जिसमें आयरन हो, तो ये अगर हम साथ में लेते हैं तो ये इनके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, कम करेंगे। इसीलिए इसके साथ में दूसरे तरह के एंटासिड कंटेनिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन कंटेनिंग प्रिपरेशन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के ये एक किलेट फॉर्मेशन करेंगे और इनके कारण से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा वो बड़ा जटिल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो एट द लास्ट इनका जो फ्यू साइड इफेक्ट है, वैसे तो ये टॉलरेटेड होते हैं, आसानी से यूजफुल है, इनके साइड इफेक्ट कम है, फिर भी जो माइनर साइड इफेक्ट है उनमें से कॉमन है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वीकनेस और मायोपैथी, यानी कि आपके कोई स्पेसिफिक डिजीज या डिसऑर्डर के ना होते हुए भी मसल्स में थोड़ा सा दिक्कत हो जाना, पेन हो जाना, ये आपके लिए कंडिशंस को कॉज कर सकता है। तो ये तो सिंपल सा एक्सप्रेशन था आपके अगले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के रूप में एज इंटीग्रेस इनहिबिटर का। एक बार इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का एनिमेशन वीडियो विद ऑडियो कमेंट्री ऐड कर रहा हूं, अगर आपने पहले के पार्ट्स को स्किप किया हुआ है, ताकि आप उसको समझ सकते हैं। और उस एनिमेशन वीडियो के बाद मैं आपके लिए आज के बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ऐड करता हूं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसको मैंने लिया हुआ है केडी त्रिपाठी के लेटेस्ट यानी कि 8th एडिशन से। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एंटीवायरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म्स एंड देयर साइट ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि वायरस का रिप्लिकेशन कैसे होता है, मीन्स वायरस कैसे रिप्रोड्यूस होता है, मीन्स अपनी मल्टीपल कॉपीज़ कैसे बनाता है और किसी भी सेल को इन्फेक्ट कैसे करता है। वायरस खुद कैपेबल नहीं होता है रिप्लिकेशन के लिए, मतलब खुद से अपनी मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बना पाता, उसको होस्ट सेल की ज़रूरत होती है फॉर द रिप्लिकेशन। और इस होस्ट सेल से वो जितने भी सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं वायरस को रिप्लिकेट होने के लिए, वो होस्ट सेल से उसको प्रोवाइड होता है। और ये होस्ट सेल एनिमल सेल, प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मान लो कि ये होस्ट सेल है और ये होस्ट सेल का आउटर मेम्ब्रेन और इनर फ्लूइड कहलाता है होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहला स्टेप होता है वायरस इन्फेक्शन का, वायरल फ्यूजन विद द होस्ट सेल। इस स्टेप में जो वायरस पार्टिकल होता है, ये वायरस सेल के मेम्ब्रेन से जाके अटैच हो जाता है और ये अटैचमेंट होता है थ्रू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। मीन्स होस्ट सेल के मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है और उस रिसेप्टर से जाके वायरस बाइंड होता है। और दूसरा स्टेप होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में वायरस जो होता है वो डीपली पेनिट्रेट करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इनर साइड ऑफ द सेल।
थर्ड स्टेप है अनकोटिंग। अनकोटिंग मतलब होता है जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम द प्रोटीन कोड। मीन्स वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटीन कोड से सराउंडेड होता है, और जब ये जेनेटिक मटेरियल उस प्रोटीन कोड से रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम अनकोटिंग कहते हैं। वायरस में दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, या तो आरएनए प्रेजेंट होता है या तो डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर वायरस में आरएनए प्रेजेंट होता है ऐसा जेनेटिक मटेरियल तो उसको आरएनए वायरस बोलते हैं। अगर उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है ऐसा जेनेटिक मटेरियल तो उसको डीएनए वायरस बोलते हैं। हमने यहाँ पे आरएनए वायरस का एग्जाम्पल लिया है, और अनकोटिंग प्रोसेस के बाद ये आरएनए जो है रिलीज होता है। फोर्थ स्टेप है वायरस रेप्लिकेशन का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो वायरल आरएनए होता है वो वायरल डीएनए में कन्वर्ट होता है, और इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से आरएनए बनता है, बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जस्ट रिवर्स होता है, आरएनए से डीएनए बनता है। और ये प्रोसेस को जो एंजाइम करवाता है उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। वायरल डीएनए बनने के बाद फिफ्थ स्टेप होता है इंटीग्रेशन ऑफ द होस्ट डीएनए विद द वायरल डीएनए। इसका मतलब जो वायरल डीएनए होता है वो वायरल डीएनए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं होस्ट डीएनए, इस होस्ट डीएनए के साथ वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इसका मतलब जो वायरस डीएनए होता है वो वायरल डीएनए होस्ट डीएनए के साथ इंसर्ट होता है, और ये जो प्रोसेस को जो एंजाइम करवाता है उसका नाम है इंटीग्रेस। और इंटीग्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उससे बनता है वायरल जीनोमिक आरएनए, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू बनता है वायरल एमआरएनए, और वायरल एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाता है वायरल प्रोटीन। और सेवेंथ स्टेप है पैकेजिंग एंड असेंबलिंग। ये पैकेजिंग एंड असेंबलिंग में जो वायरल जीनोमिक आरएनए होता है वो प्रोटीन कोड जो बना है उस प्रोटीन कोड के अंदर इंसर्ट होता है, और इंसर्ट होने के बाद इस तरीके से होती है वायरस की पैकेजिंग एंड असेंबलिंग। पैकेजिंग एंड असेंबलिंग के बाद एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल बन जाता है, और उसके बाद लास्ट स्टेप है बडिंग मीन्स वायरस रिलीज। इसका मतलब जो कंप्लीट वायरस पार्टिकल बनता है वो होस्ट सेल से रिलीज होता है, और होस्ट सेल से रिलीज होने के बाद ये जो मैच्योर वायरस है ये मैच्योर वायरस फर्दर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरीके से वायरस का होता है रिप्लिकेशन। अब हम बात करेंगे एंटीवायरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म्स एंड देयर साइट ऑफ एक्शन। तो सबसे पहला है फ्यूजन इनिबिटर। फ्यूजन इनिबिटर का एग्जांपल है एनफ्यूवर्टाइड। ये एनफ्यूवर्टाइड स्पेशली HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस पे एक्ट करता है, और इन वायरस का फ्यूजन होने नहीं देता है विद द होस्ट सेल, मीन्स फ्यूजन को इनिबिट करता है विद द होस्ट सेल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एमांटाडीन एंड रिमांटाडीन। ये दोनों ड्रग्स स्पेशली इन्फ्लुएंजल वायरस पे एक्ट करते हैं और उनके अनकोटिंग स्टेप को ब्लॉक करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर। इसके एग्जांपल्स हैं जिडोवोडीन, डिडानोसिन। ये जो ड्रग्स होते हैं वो स्पेसिफिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम को इनिबिट करते हैं, मीन्स उसके फंक्शन को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होता है, मीन्स वायरल आरएनए जो है वायरल डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और यहाँ पे वायरस का रेप्लिकेशन यहीं पे स्टॉप हो जाता है। कैटेगरी है इंटीग्रेस इनिबिटर। इसके एग्जांपल्स हैं रेल्टिग्राविर एंड डोलुटेग्राविर। ये इंटीग्रेस इनिबिटर ड्रग्स क्या करते हैं, इंटीग्रेस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। तो इंटीग्रेस एंजाइम के फंक्शन ब्लॉक होने की वजह से जो वायरल डीएनए है वो होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाता है, और वायरस का रेप्लिकेशन प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोटीएस इनिबिटर। इसके एग्जांपल्स हैं रिटोनाविर, इंडिनाविर एंड नेल्फिनाविर। ये जो ड्रग्स होते हैं ये ड्रग जो वायरस का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है थ्रू द वायरल एमआरएनए, ये प्रोटीन जो है फर्दर फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है थ्रू द प्रोटीएस, और ये प्रोटीएस एंजाइम इसको फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करने के बाद हर एक जो फ्रैगमेंट्स होते हैं प्रोटीन के वो ऐसा स्ट्रक्चरल प्रोटीन काम करते हैं, और इस स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एंजाइम्स और वायरल जीनोमिक एमआरएनए की पैकेजिंग और असेंबलिंग होने के बाद एक मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरस पार्टिकल्स बनते हैं। तो प्रोटीएस इनिबिट होने की वजह से ये पैकेजिंग और असेंबलिंग नहीं हो पाती है, और मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरस नहीं बन पाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है न्यूरोमिनिडेज इनिबिटर।
इसके एग्जाम्पल्स हैं जनमावीर एंड ओसेल्टामावीर। ये जो ड्रग्स होते हैं वो वायरस के न्यूराअमिनिडेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं और ये न्यूराअमिनिडेज एंजाइम वायरस के लिए रिक्वायर्ड होता है फॉर द रिलीज। मीन्स जब ये वायरस अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है थ्रू द रेप्लिकेशन प्रोसेस और ये मल्टीपल कॉपीज वायरस होस्ट सेल से रिलीज होता है और रिलीज होने के टाइम पे न्यूराअमिनिडेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये न्यूराअमिनिडेज को ही इनिबिट कर देते हैं वायरस के और जिसकी वजह से वायरस रिलीज नहीं हो पाता है फ्रॉम द होस्ट सेल और ये फर्दर दूसरे सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाता। तो ये हो गए हैं एंटीवायरल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म्स एंड देयर साइट ऑफ एक्शन। थैंक यू।